हिंदू परिवार पलायन को मजबूर। आपको लगेगा ये खबर या तो कश्मीर से होगी या हो सकता है बंगाल से, पश्चिम बंगाल से ऐसी खबर आई क्योंकि अक्सर वहीं से आती है। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे, 81 हिंदू परिवार जो सामूहिक रूप से पलायन की तैयारी कर रहे हैं, घर बार छोड़कर जाने को मजबूर हो रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के हैं। खबर बेहद अफसोसनाक है। खबर यह है कि शहर की एक कॉलोनी के 81 हिंदू परिवारों की प्रताड़ना हो रही है। ऐसा उन परिवार वालों का आरोप है कि अगर उनकी मजहबी प्रताड़ना नहीं रोकी गई तो पूरी की पूरी कॉलोनी हिंदू रहित हो जाएगी और 81 हिंदू परिवारों को घर बार छोड़कर वहां से जाना पड़ेगा। ये लोग सड़कों पर हैं, मार्च निकाल रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस इनकी सुन नहीं रही। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में और मौजूदा शासन में हिंदू परिवारों के पलायन की यह खबर बाकी सबको हैरान करती है। उत्तर प्रदेश योगी राज में हिंदू सुरक्षित नहीं, पलायन करना पड़ रहा है। यूपी में अब नया कैराना कांड तो मुमकिन नहीं लगता, लेकिन यह कैराना की ही एक कड़ी जरूर आप कह सकते हैं, क्योंकि इलाका नया लेकिन कैराना की कहानी वही पुरानी। हिंदू के पलायन करने को मजबूर। खबर आई है, लोग सताए जा रहे हैं, उनके दरवाजों पर गंदगी फैलाई जा रही है, उनकी बहन बेटियों पर छीटाकशी, अश्लीलता, उनमें वर्चस्व की दहशत फैलाई जा रही है, ताकि अपने आप परेशान होकर, पीड़ित होकर जितने भी हिंदू हैं अपने घरों की आधी कीमत देकर वहां से चले जाएं। ये साजिशन, ये सब हो रहा है, ये आरोप है 81 हिंदू परिवारों का, शिकायत है। रिपोर्ट देखिए, फिर पूरी खबर का मतलब समझाएंगे। हाथों में पोस्टर है, मन में डर है और जुबान पर नारे हैं। ये उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के लाजपत नगर में शिव मंदिर कॉलोनी के लोग हैं। इन दिनों शिव मंदिर कॉलोनी में रहने वाले लोगों के मन में कई तरह की दहशत है, जिसके मारे पूरी कॉलोनी के लोग ही यहाँ से पलायन करना चाहते हैं। बकरीद वाले दिन यहाँ पे मांस के कुछ टुकड़े मिले थे मंदिर के पास, जो हमारे मतलब कल्चर के लिए बिल्कुल अगेंस्ट है। एक दो लोग आके यहाँ पे कुछ अश्लील हरकतें भी करके जाते हैं। दरअसल जिस कॉलोनी के लोगों की शिकायत है कि इनकी कॉलोनी के 2 मुख्य दरवाजों पर वैसे लोगों ने मकान खरीद लिए हैं जिनसे इन्हें खतरा महसूस हो रहा है। दूसरे जो समुदाय के लोग हैं उनके रहन सहन में काफ़ी फ़र्क है। जिस तरह से कह रहे हैं कि हिंदू परिवार के लोग वहाँ पर रह रहे हैं, शिव मंदिर कॉलोनी के नाम से उसको जाना जाता है, वहाँ पर किसी भी तरह के नॉनवेज की मनाही है, लेकिन ये लोग वहाँ पर आकर के जैसे बकरीद मनाई जा रही है, उस दौरान वहाँ पर बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो जानवरों को काट करके वहाँ पर फेंका गया, या फिर वहाँ पर जो उस समुदाय के लोग आकर के वहाँ पर कुछ अश्लील हरकत वहाँ पर करके गए हैं, जिससे वहाँ पर लोगों में एक डर पैदा हो गया। और ये डर इसलिए लग रहा है कि अब धीरे धीरे जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो वहां पर किसी भी तरीके से अपने जानने वाले लोगों को महंगे दामों पर घर खरीदवा कर वहां पर धीरे धीरे बसते चले जाएंगे, और बाकी जो लोग हैं वो माइनॉरिटी में आ जाएंगे, जिससे वहां पर जो सोशल फैब्रिक है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। इस कॉलोनी के लोगों को 7 दशक पहले जिस दहशत में पाकिस्तान छोड़ना पड़ा था, आज वही डर उन्हें अपनी कॉलोनी में रहते हुए भी लगने लगा है। 50 लाख का मकान है, ये 3 करोड़ में 2.5 करोड़ में खरीद रहे हैं, इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? कोरोना काल में हमें वहाँ दाल रोटी की व्यवस्था हो रही है, लेकिन ये 3-3 गुना खरीद रहे हैं, कहाँ से आ रहा है इनके पास? 81 घर है यहाँ पे, सबने एक साथ मिलकर यही व्यवस्था बनाई है कि भाई 4 जने बेच के चले जाएंगे, 6 जने बेच के चले जाएंगे, फिर बाकी 70-80 लोगों को दिक्कत होने वाली है। तो लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम पलायन कर सकते हैं। इस कॉलोनी के लोगों की शिकायत ये भी है कि 3 गुनी कीमत पर मकान खरीदने के पीछे के कारणों का भी पता लगाया जाए। इसके लिए इस कॉलोनी के लोगों ने जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रशासन तक जानकारी दी। सूचना मिलते ही जिला अधिकारी ने जांच के लिए क्षेत्र अधिकारी कटघर और नगर मजिस्ट्रेट राजेश कुमार सिंह को भेजा। कुछ मुद्दों पर जो है इन्होंने कुछ बातें रखी। अभी चूंकि मुझे डीएम साहब को बताना है, मैं उसकी गोपनीयता को भंग नहीं कर सकता। कॉलोनी वासियों की चिंता और शिकायतों से जुड़ी प्रशासनिक रिपोर्ट जिला अधिकारी के पास पहुंच चुकी है। जिला अधिकारी की माने तो उन्हें ये सांप्रदायिक पलायन जैसा मुद्दा नहीं लग रहा। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग कारण एक आध लोगों ने ऐसे अपने यहाँ पोस्टर लगाए थे, उनसे बातचीत की गई। जैसा कि हमने बताया कि टोटल 81 मकानों में 3 मकानों को छोड़कर सारे के सारे मकान एक समुदाय के हैं। इस तरह की कोई बात होने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है, ना ऐसी बात। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की इस कॉलोनी के लोगों की चिंताओं और डर का निपटारा करना अब
जिला प्रशासन का काम है और अगर इसके पीछे कोई सुनियोजित साजिश है तो उसकी पड़ताल उतनी ही जरूरी भी है। दिल्ली से जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। आपने खबर देखी, समझिए अब आपको इसके पीछे की कुछ बड़ी बातें बताते हैं जो आपके लिए भी गौर करना जरूरी है। इन 81 परिवारों ने आरोप क्या लगाए हैं। सबसे बड़ा आरोप यह है कि दूसरे धर्म के लोगों की ओर से हिंदू कॉलोनी पर सुनियोजित तरीके से वर्चस्व की यह साजिश है, मजहबी कब्जा। ये इस कॉलोनी के लोगों से डरा धमकाकर कम कीमत पर हिंदुओं के घर खरीदने की कोशिश लगती है, क्योंकि आरोप यह है कि जानबूझकर ऐसे हालात पैदा कर दिए गए हैं कि हिंदू परिवार कम कीमत पर, आधे कीमत पर घर बेचकर वहां से चले जाए, इनको इतना परेशान कर दिया जाए। तो हो भी रहे हैं वो कामयाब। इसके लिए हिंदुओं के धार्मिक रीति रिवाजों को ठेस पहुंचाने की कोशिश हो रही है, ये यहाँ के लोगों का आरोप है। हिंदू परिवारों के रहन सहन के तौर तरीकों में भी अड़चन पैदा करने की कोशिश हो रही है। जो एंट्री पॉइंट्स हैं वहीं पर घर ले लिए गए हैं और जितने भी लोग आ जा रहे हैं उनसे वहां पर बदतमीजी और तमाम चीजें हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इस कॉलोनी के लोग? क्योंकि वो भुगत रहे हैं। इससे संयोग तो नहीं लगता ना कि पहले कॉलोनी के दोनों मुख्य दरवाजों पर के मकान दूसरे धर्म के लोग 3 गुना कीमत देकर खरीद लें। आप समझिएगा, ये क्रोनोलॉजी समझिए, ये टूल किट किस तरह की है। ये संयोग तो नहीं हो सकता ना कि पहले कॉलोनी के दोनों मुख्य दरवाजों पर मकान खरीद लिए गए दूसरे धर्म के लोगों ने और कीमत 3 गुना दे दी, फिर पूरी कॉलोनी की प्रताड़ना शुरू हो गई। परेशान हो जाएंगे अपने आप, पूरी कॉलोनी उनकी हो जाएगी। ये संयोग तो नहीं हो सकता कि हिंदू परिवारों के दरवाजे पर अक्सर नॉनवेज के टुकड़े फेंके हुए नजर आए। हर बार तो ये भी संयोग नहीं हो सकता। ये जो आरोप लगा रहे हैं लोग कि कॉलोनी के गेट वाले घरों में और छतों पर हमेशा कॉलोनी से बाहर के लोगों की भीड़ जमा रहे, ये भी संयोग बिल्कुल नहीं हो सकता कि कोई किसी कॉलोनी में घर खरीदे और उसके बाद से ही पूरी कॉलोनी की महिलाओं की प्रताड़ना शुरू हो जाए, आते जाते छींटाकशी होने लगे। इसलिए घटना में साजिश का शक पैदा होता है। लोग ये आरोप लगा रहे हैं क्योंकि कॉलोनी में आए नए मकान मालिक बात बात पर लड़ाई झगड़ा और गाली गलौज की कोशिश क्यों करते हैं? जानबूझकर कॉलोनी में गंदगी क्यों फैलाई जाती है? कॉलोनी में आने जाने के दोनों मेन गेट्स पर हमेशा भीड़ भाड़ क्यों रहती है? ये तमाम सवाल हैं जो लगता है इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि जो लोग वहां के प्रताड़ित होकर अपनी आप बीती सुना रहे हैं, संभवतः वो सच नजर आती है। और अगर आप इसे मामूली सांप्रदायिक या इनटॉलरेंस, असहिष्णुता का मसला समझने की भूल कर रहे हैं, तो आपको याद दिला दें कि ये वही उत्तर प्रदेश है जहां कभी सैकड़ों हिंदू परिवारों का पलायन हो जाता था और कानो कान किसी को खबर नहीं होती थी। कुछ घटनाएं आपको याद दिला देते हैं, याद करिए ना। सबसे पहले तो सबके जहन में जब भी इस तरह की खबर आती है तो कैराना याद आता है। 2016 कैराना से हिंदू परिवारों को पलायन हुआ था। 346 350 हिंदू परिवारों को अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा था। खत्म नहीं हो रहा है सिलसिला, एक पलायन की सीरीज चल रही है। जून 2019 में मेरठ की घटना याद कीजिए। हिंदू परिवारों से लूटपाट और अपराध की घटना इतनी बड़ी कि प्रहलाद नगर में 125 हिंदू परिवारों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। मई 2021 में अलीगढ़ के नूरपुर में लोगों ने अपने घर के बाहर लिख दिया मकान बिकाऊ है। 125 हिंदू परिवार पलायन को मजबूर हुए थे। फिर अगले महीने जून 2021 में बरेली से खबर आई, रोज रोज की छेड़खानी से तंग आकर हिंदू परिवार पलायन को मजबूर हुए। तब एडीजी दफ्तर में शिकायत भी की गई थी। और पिछले ही महीने जुलाई 2021 में मुजफ्फरनगर के निराना गांव से हिंदू परिवारों के पलायन की खबर आई थी, जहां दूसरे धर्म के लोगों ने डराने धमकाने के उन पर आरोप लगाए थे। देखिए, इन तमाम घटनाओं के इतिहास को देखते हुए आशंका तो पैदा होती है कि कहीं हिंदू परिवारों को प्रताड़ित करके भगाने की ये कोई सुनियोजित साजिश तो नहीं हो रही है, और अगर हो रही है तो इस पर कार्रवाई बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। देश के सामने हर साजिश, हर झूठ और प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश होना जरूरी है, चाहे वो धार्मिक हो या राजनीतिक या सियासी। देश के सामने सच आना चाहिए और आज की एक बड़ी सियासी तस्वीर का सच आपको हम बताने जा रहे हैं। राहुल गांधी, पहले आप राहुल गांधी के घर 15 विपक्षी दल के नेताओं के नाश्ते और उनकी साइकिलिंग सियासत की खबर देखिए, फिर इस खबर के पीछे का सच आगे आपको बताएंगे देश हित में। देश के सबसे बड़े विपक्ष का दूसरा सबसे पावरफुल नेता फिर से सड़कों पर था। 5 साल पहले यूपी में जो समाजवादी साइकिल से उतरे, उसके बाद शायद आज ही साइकिल पर चढ़े थे राहुल। साथ में सांसदों की फौज थी, विरोधियों का साथ था, मीडिया था, कैमरे थे, दौड़ते भागते पत्रकार थे और मुद्दा पेट्रोल डीजल की महंगाई का था। संसद भवन तक पहुंचे, साइकिल खड़ी की,
फोटो सेशन पूरा हुआ, महंगाई का मुद्दा खत्म। ठीक उसी तरह जैसे पिछले हफ्ते चोरी से ट्रैक्टर मंगाकर दिल्ली की सड़क पर ट्रैक्टर चला दिया था और किसान आंदोलन की आवाज बनने की फोटो पूर्ति कर ली थी। नौटंकी जैसा है ये, संसद को चलने नहीं देना, ब्रेकफास्ट पर चर्चा करना, साइकिल पे आना, ये सारी एक सिंबॉलिक चीजें होती है और सिंबॉलिज्म का महत्व है मगर उसकी मर्यादा भी है। हालांकि देश की जनता को यह समझ में नहीं आया कि राहुल ने हैवी नाश्ते के बाद साइकिलिंग का प्रोग्राम सेहत के ख्याल से रखा था या पेट्रोल डीजल की महंगाई झेल रही जनता की आवाज उठाने के लिए, क्योंकि साइकिलिंग से पहले इनकी लंबी चौड़ी रणनीति बनी थी। 15 विपक्षी दलों को राहुल गांधी ने नाश्ते पर बुलाया था। छोले भटूरे, उपमा, इडली, सैंडविच, बड़ा सांभर, मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक का ख्याल रखा गया था। फिर दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक हुई। मायावती और केजरीवाल की पार्टी छोड़कर 15 विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। लेकिन जब राहुल केंद्र सरकार को घेरने का प्लान बताने लगी तो शिवसेना वाले संजय राउत उन्हें ऊपर से नीचे तक निहारते दिखे। खैर, ये मीटिंग खत्म हुई और साइकिलिंग का प्रोग्राम शुरू। तभी पता चला कि 2024 तक सभी विपक्षी दल केंद्र सरकार को घेरते रहेंगे। आज का एजेंडा विपक्षी एकता का प्रदर्शन था। सबको बुला के जो है ब्रेकफास्ट मीटिंग हुई, सुबह के नाश्ते पे सब मिले और ये तय हुआ कि सारी विपक्षी एकता रहेगी 2024 तक इसी तरह। और ये लड़ाई कैसी चल रही है उस संसद के दोनों सदनों में फिर दिखी। पिछले 2 हफ्तों की संसद की कार्यवाही नहीं हो पा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार इस पर चिंता जाहिर कर रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बोला है वो सही है कि भाई ये सब विपक्षी दलों ने कुछ मेंटेन करने की आवश्यकता है। रोज हंगामा करना अच्छी बात नहीं है। आज राहुल गांधी जी मतलब पार्लियामेंट में आए हैं तो मुझे लगता है कि अभी साइकिल से आज आए, अभी एक दिन चल कर आएंगे, एक दिन मोटरसाइकिल पर आएंगे, एक दिन गाड़ी से आएंगे, एक दिन घोड़े पर आएंगे। वो क्या करना है उनको अधिकार है, लेकिन रोज हंगामा करने की भूमिका कांग्रेस पार्टी की विपक्षी दलों की बिल्कुल ठीक नहीं है। सदनों के स्पीकर और सभापति बार बार अपील कर रहे हैं। सरकार चर्चा करने की बात कह रही है, लेकिन विपक्ष कुछ मानने को तैयार नहीं। प्रधानमंत्री की कब तैयार है पेगासस पे डिस्कशन करना, मैं अभी आते हैं, हम सीधा अभी जाने को तैयार है। मतलब कांग्रेस सड़क पर साइकिल चलाएगी, महंगाई की बात करेगी, सड़क पर ट्रैक्टर चलाएगी, किसान की बात करेगी और जहां संसद में जनता के मुद्दे उठाने हैं वहां विदेशी पेगासस प्रोपेगेंडे पर अड़ी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मतलब पूरा सत्र बेकार। जनता पूछ रही है कौन जिम्मेदार है। इन दिनों देश में संसद नहीं चल पा रही है, सड़क पर सियासत खूब चल रही है, देश के मुद्दे नहीं उठाए जा रहे, सड़क पर फोटो खिंचवाई जा रही है। कैसे, जरा देखिए। विपक्ष का मुद्दा कृषि कानून है। राहुल गांधी ने हाई सिक्योरिटी जोन में ट्रैक्टर चला दिया, फोटो खिंचवा ली। विपक्ष का मुद्दा महंगाई, सब विरोधी दलों ने मिलकर साइकिल रैली निकाल दी। इसे आप विपक्ष की खींच मेरी फोटो वाली सियासत भी कह सकते हैं। लेकिन विपक्ष ने जो आज मोदी विरोध की साइकिल चलाई उसमें कितनी हवा है या हवा हवाई है उसे समझना भी जरूरी है, क्योंकि सवाल इस चीज को लेकर है कि सड़क पर प्रदर्शन की नौबत तब आती है जब संसद नहीं चल रही होती है। जब संसद का सत्र चल रहा है तो सरकार की जवाबदेही संसद में तय की जाए। देश की जनता भी यही माननीयों से उम्मीद करती है कि वोट दिया है, आप हमारी बात सड़क पर नहीं संसद में उठाए, फोटो ना खिंचवाएं। इन माननीयों को संसद में आवाज उठाने के लिए भेजा जाता है। 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, आपने एक भी दिन संसद की कार्रवाई ठीक से देखी क्या या देख पाई क्या? कार्रवाई हुई क्या? पूरा सत्र बेकार। कौन जिम्मेदार? जब विपक्ष के सांसद जनहित के मुद्दों पर चर्चा के लिए सदन में मौजूद हो, कभी ये सदन के वेल में नजर आते हैं, कभी पर्चा फाड़ते दिखते हैं, कभी गांधी मूर्ति के नीचे खड़े हो जाते हैं, तो कभी सड़क पर नेतागिरी चमकाते हैं, तो कभी फोटो खिंचवाते हैं। इस शोर शराबे में वो सांसद जो अपने जनता के हित के मुद्दे उठाना भी चाहते हैं वो भी नहीं उठा पा रहे हैं।
साइकिलिस्ट बन सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, उस पर हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। पर जब हम जैसे सांसदीय सदन में आते हैं तो लोगों की, देश के नागरिकों के प्रश्न यहाँ पर उठाने आते हैं, जिसका फायदा सीधे तरीके से देश के नागरिकों को मिलता है। और मुझे लगता है सिर्फ पार्टी के लिए काम करने के लिए बहुत समय है, पर सदन चलने नहीं दे रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान लोगों का हो रहा है, जनता का हो रहा है, जनता के पैसे का हो रहा है। सदन नहीं, सियासत चल रही है। एक बात और बता दें, ये मामूली विश्वासघात नहीं है। देखिए, देश के मतदाताओं के साथ ये सबसे बड़ा विश्वासघात है। देश के संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली, जनतंत्र के साथ, संसदीय नियमों के साथ ये सबसे बड़ा विश्वासघात है। सांसदों की उनकी जिम्मेदारी के साथ ये विश्वासघात है, क्योंकि इन विपक्षियों की मामूली ताकत नहीं है। मतलब संसद सुचारू रूप से चले, ये सरकार की भी और विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। 2019 लोकसभा चुनाव में पूरी एनडीए को 45% वोट मिले थे, 55% वोट विपक्षी दलों को मिले थे। इस लिहाज से विपक्षियों पर सत्ता पक्ष के मुकाबले वोटर्स के लिहाज से जितने वोट मिले हैं उस हिसाब से ज्यादा जवाबदेही है। लेकिन इन 55% वोटर्स ने विपक्षी दलों को वोट दिया, उनके वोट का भी ये अपमान है। विपक्षी नेताओं पर उन वोटर्स ने जो विश्वास किया उसके साथ विश्वासघात हो रहा है। ये संसद का अपमान हो रहा है, संसदीय परंपरा का माखौल उड़ाया जा रहा है। विपक्ष के सांसद बाहर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, पेट्रोल डीजल की महंगाई और सब्सिडी की बात करेंगे, लेकिन सदन के अंदर सरकार से जो सवाल पूछे जाने चाहिए, जो चर्चा होनी चाहिए, वो नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, बात उस खतरे की जो देश के सामने अब भी बरकरार है, कोरोना संक्रमण। अगर लग रहा है कि कोरोना खत्म हो गया तो आप गलत हैं। लोगों को यह फील आ रही है कि अब तो कोरोना खत्म। देश में कोरोना का बढ़ता संक्रमण चिंताजनक होता जा रहा है। आज स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ताजा हालात की जानकारी दी गई तो यह पता चला कि देश में कोरोना संक्रमण की तादाद जो अब तक 4 लाख से कम थी, वो अब 4 लाख को पार कर गई है। देश भर में 44 जिले ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा हो चुकी है। इनमें 10 जिले केरल के ही हैं। देश के एक राज्य में अकेले 1 लाख से ज्यादा मरीज हैं। सिर्फ केरल और महाराष्ट्र 2 ऐसे राज्य हैं जहां पूरे देश के 60% कोरोना मरीज हैं। इसमें केरल में अकेले 40% कोरोना मरीज हैं, जबकि देश के 8 राज्यों में 10,000 से लेकर 1 लाख के बीच कोरोना संक्रमण पहुंच रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने केरल को लेकर क्या चिंता जाहिर की है, आप खुद उन्हीं की जुबानी सुनिए। एक टीम ने मल्लापुरम को विजिट किया था और वहां उन्होंने पाया कि एक अपवर्ड ट्रेंड देखा जा रहा है टेस्ट पॉजिटिविटी रेट में, और जो अभी अप्रॉक्सीमेटली 17.26% है। उन्होंने टीम ने यह भी फोकस किया, उन्होंने टीम ने स्टेट को यह भी एडवाइस किया कि एक्टिव सर्वेलेंस बढ़ाने की जरूरत है। हमारी स्पेशल टीम्स हैं जो कि हाउस टू हाउस विजिट करके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें और साथ में एक्टिव केस फाइंडिंग और जिनकी टेस्टिंग करानी उनकी टेस्टिंग करा के उनको मॉनिटर करें। लेकिन सतर्कता की जरूरत सिर्फ केरल में नहीं, पूरे देश में, क्योंकि सरकार कह रही है कि दूसरी लहर ही अभी खत्म नहीं हुई है, तीसरी लहर तो अभी आनी है। इसलिए वैक्सीनेशन तेज करना और सुरक्षित रहना ही उपाय है। लेकिन इस वैक्सीनेशन को लेकर भी अब सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि बंगाल में वैक्सीनेशन के लिए पैसे वसूले जा रहे हैं। वैक्सीनेशन के लिए पैसे वसूले जा रहे हैं। टीएमसी के नेता जिसे कूपन दे देते हैं ना, वैक्सीन सिर्फ उन्हीं को लगती है। वैक्सीनेशन का कोई हिसाब नहीं है राज्य सरकार के पास भी, और कोई जानकारी नहीं है क्या कितना आया, कहाँ गया, कितना पड़ा है। हमारी जानकारी के अनुसार अभी हमने हेल्थ मिनिस्टर से मिला, माननीय मिनिस्टर भाई से, तो लगभग 3 करोड़ 14 लाख फ्री वैक्सीन केंद्र सरकार ने राज्य को दिया है। और हिसाब के अनुसार अभी भी 30 लाख वैक्सीन उनके पास पड़ा हुआ है। क्यों है, कैसा है, कहाँ है, तो इसका कोई हिसाब नहीं है। और लोगों को नहीं मिल रहा है, लोग तरस रहे हैं। पार्टी ऑफिस से टीएमसी के नेता, उनके प्रतिनिधि वो लिस्ट बना के देते हैं, वो कूपन देते हैं, उन्हीं को दिया जाता है। एक और खबर आपके लिए जानना जरूरी, देश में बारिश का मौसम। जी हाँ, कहीं लैंडस्लाइड, कहीं बाढ़ के हालात है, पहाड़ों में तो खतरा है ही, मध्य प्रदेश में भी हालात बेहद खराब है। महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे राज्य अलग परेशानी झेल रहे हैं। तो अगर आप देश में किसी हिस्से में जाने वाले हैं तो आपको यह खबर बहुत ध्यान से देखनी चाहिए, ताकि आप सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, सचेत रहें। दरकते पहाड़, उफनती नदियां, पानी में डूबे गांव। कुदरत का ये कहर
थमने का नाम नहीं ले रहा। हिमाचल प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक बाढ़ और बारिश से तबाही के निशान दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की हैं, जहां भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड का सिलसिला जारी है। देखिए किस तरह देखते ही देखते पहाड़ ढह गया। लैंडस्लाइड की वजह से पूरा रास्ता जाम हो गया। कुछ ऐसी ही तस्वीरें उत्तराखंड के जोशीमठ की भी हैं, जहां पहाड़ दरकने से पूरा नेशनल हाईवे तबाह हो गया। उधर मध्य प्रदेश में सिंध नदी ने विकराल रूप ले लिया है। पानी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए अटल सागर डैम के 10 गेट खोले गए हैं, ताकि बाढ़ के खतरे को कम किया जा सके। भारी बारिश की वजह से रेलवे ट्रैक पानी में डूबा है। रेलवे ट्रैक पर सैलाब उमड़ रहा है। मध्य प्रदेश के दतिया में उफनती सिंध नदी ने 2 पुल तबाह कर दिए। दरअसल पानी का बहाव इतना तेज था कि पुल भी पानी की रफ्तार के सामने नहीं टिक पाए। हालात को देखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने आपात बैठक बुलाई, जिसमें ग्वालियर संभाग समेत कई बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया गया। जानकारी के मुताबिक शिवपुरी के 200 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जिनमें से लगभग 100 लोगों का रेस्क्यू किया गया। ग्वालियर, दतिया, भिंड के कई गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कम्युनिकेशन नेटवर्क जल्द से जल्द दुरुस्त करने के आदेश दिए हैं। साथ ही लोगों तक खाना पहुंचाने के लिए भी कहा है। राजस्थान के धौलपुर में भी चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से जिले के 49 गाँव में बाढ़ आ गई। धौलपुर में बाढ़ के खतरे को देखते हुए पुलिस के साथ साथ एसडीएफ और एनडीआरएफ की टीमों को भी अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही कई निचले इलाकों को खाली करने के आदेश जारी किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नमस्कार, गुलमर्ग से आपके साथ मैं आदिति त्यागी। अब से ठीक 27 घंटे 30 मिनट बाद हम 5 अगस्त में प्रवेश करेंगे। 5 अगस्त अनुच्छेद 370 से जम्मू कश्मीर की आज़ादी का दिवस है। 5 अगस्त 2019 को ही जम्मू कश्मीर को 370 से मुक्ति मिली थी और अब इस आज़ादी को 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसी खास मौके पर हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी स्पेशल सीरीज कश्मीर 2.0। हमारी पहली कहानी साउथ कश्मीर के अवंतीपुरा से है, जो आतंकवाद की तरफ बढ़ते नौजवानों की घर वापसी से जुड़ी है। और आज वो 8 लड़के आपको खुद बताएंगे कि किस तरह से उन्हें आतंकी बनाने की साजिश की गई। बाकी जो सारे गन उठा रहे हैं, इसमें क्या है? मिलिटेंट बनना चाहते हो। जम्मू कश्मीर में एक तरफ आतंक के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट जारी है, तो दूसरी तरफ ये भी बहुत जरूरी और अहम हो जाता है कि नए आतंकी बनने से रोका जाए। और इस पर भी जम्मू कश्मीर पुलिस हो, आर्मी हो, सीआरपीएफ हो, इनका ध्यान, हमारे सुरक्षा बलों का ध्यान लगातार है। हमारे साथ कुछ ऐसे युवा हैं जो रास्ता भटक गए थे, क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस की बात की जाए या आर्मी की बात की जाए, ऐसे ही भटके हुए युवाओं को रास्ता भटकाने का काम किसने किया उस पर भी बात करें। लेकिन ऐसे ही पोटेंशियल रिक्रूट्स जिन्हें कहा जाता है, अगर कहें तो ऐसे ही पोटेंशियल रिक्रूट्स को कैसे वापस मेन स्ट्रीम में लेकर आए हैं। किरदार नंबर 1, उम्र 18 साल। आपकी उम्र कितनी है? जी मैं अभी 18 है। किरदार नंबर 2, उम्र 15 साल। आपकी एज कितनी है? 15 इयर्स। किरदार नंबर 3, उम्र 16 साल। आपकी एज कितनी है? मैडम 60। किरदार नंबर 4, उम्र 16 साल। आपकी उम्र कितनी है? 16। किरदार नंबर 5, उम्र 20 साल। आपकी एज कितनी है? 21। किरदार नंबर 6, उम्र 19 साल। मेरी उम्र 19। आप 19 साल के हैं। किरदार नंबर 7,
उम्र 23 साल। आपकी एज कितनी है? जी मैम मेरी 23 है। किरदार नंबर 8, उम्र 24 साल। आपको किस तरीके से ब्रेन वॉश किया गया? सर मेरा ब्रेन वॉश नहीं हुआ, गलतफहमी से हम। साउथ कश्मीर के अवंतीपोरा के ये वो 8 लड़के हैं जिन्हें आतंकवादी बनाने की साजिश रची गई थी। सोशल मीडिया के जरिए हनी ट्रैप का जाल फेंककर कैसे गरीब परिवार के नौजवानों को आतंकवादी बनाया जा रहा था, ये आज आप मुख्य धारा में लौटे इन युवाओं से जानेंगे। ऐसे ही लड़के हमारे साथ हैं जो आपको खुद बताएंगे कि किस तरह उन्हें गुमराह करने का या उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश की गई थी। आप गलत रास्ते पर कैसे गए? जी मैम कश्मीर एक ऐसी मतलब स्टेट है जहाँ पे एनवायरनमेंट ही ऐसा है कि आप बचपन से ही देखो हर तरफ गन वगैरह ये वो एनकाउंटर सब कुछ होता है। तो एक तरफ से वो एनवायरनमेंट में जो होता है वो इंसान ले लेता है खुद पे। तो मैम उसी तरह हम भी इसी मतलब माहौल में जिए बड़े हुए। तो मैम उसी के साथ साथ मतलब फिर जहन में ये बात चली गई कि चलो हम भी देखते हैं कि मतलब बाकी जो सारे गन उठा रहे हैं इसमें क्या है, तो हम भी उन्हीं के पीछे पीछे चले गए मैम। तो मतलब क्या हुआ आपके केस में? आप आतंकियों से बात करने लगे या आपके दोस्तों ने किसी से आपको मिलाया या फिर किस तरह से ये चीज़ आप तक पहुंची? जी मैम दोस्तों के मैम हमारा एक फ्रेंड था, उसका मतलब इनके साथ कुछ था थोड़ा बहुत, तो उसी के ज़रिए से मैम हमारा उनके साथ थोड़ा सा हो गया। और इन्फॉर्मेशन दो, आपसे ये कहा जाता था? जी मैम। इन्फॉर्मेशन दो आर्मी के बारे में, इन्फॉर्मेशन दो किसके बारे में? जी मैम जो भी मतलब मूवमेंट होती है पुलिस की आर्मी की वो बताओ कहाँ से होती है क्या होती है, बस वही सब। आपके साथ क्या हुआ था? कैसे लोगों ने ब्रेन वॉश किया आपका? मैम बस ऐसे ही सोशल मीडिया यूज़ कर रहा था मैं। बस ऐसे ही कुछ बंदों के साथ सोशल मीडिया पर किसी बंदे ने मैसेज किया, कुछ फोटोज़ को लाइक कर रहा था। अच्छा जी मैम। तो आपने कुछ फोटोज लाइक किए? हाँ मैम। और उसके बाद उधर से मैसेज आया आपको? जी मैम। अच्छा, तो मैसेज में क्या कहा गया? आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी? फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। फिर कहा गया कि ऐसे ही मिलिटेंट बनना चाहते हो क्या, अच्छा लगता है। आतंकवाद से मुख्य धारा में लौटे इन लड़कों से बातचीत में अब तक 2 बड़ी बातें पता चली हैं। पहली ये कि तमाम आतंकी संगठन कश्मीर के युवा खासकर 15 साल से 20 साल के लड़कों को आतंकी बनाने की कोशिश में जुटे हैं, और दूसरी बड़ी बात घाटी के नौजवानों को आतंकी बनाने की साजिश सबसे ज्यादा सोशल मीडिया के जरिए रची जा रही है। आपकी एज कितनी है? मैडम 16। 16 साल के। आप उस तरफ कैसे चले गए? गलत रास्ते पे कैसे चले गए? मैडम बस ऐसे ही मैंने फोटो लाइक किए थे कुछ, फिर मैसेज आई कि हमारे साथ चलोगे क्या। बस मैडम थोड़ा वो बताते गए ऐसे कि ये आप पे जुल्म हो रहा है अभी, जैसे हम हमारे हालात देख रहे हैं। फिर हम बहकावे में आ गए मैडम। आपकी उम्र कितनी है? 16 साल की उम्र है। सोशल मीडिया से ही वो लोग आप तक पहुंचे या आपके दोस्तों के थ्रू पहुंचे? सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया पे क्या कर रहे थे आप ऐसा कि उनको लगा कि हाँ आप? बस मैं ये फोटोज और वीडियोस लाइक करता था। किस तरह के फोटोज और वीडियोस आप लाइक करते थे? मिलिटेंट्स। तो आप जानते थे कि वो मिलिटेंट है? आपको पता था? हाँ मैम। फिर भी आप मिलिटेंट्स के फोटोज और वीडियोस लाइक करते थे? हाँ मैम। आपको डर नहीं लगता था? नहीं। अच्छा, फिर किस तरह के मैसेजेस आए आपको? फिर ये मैसेज आया कि आप ज्वाइन करो। कितनी बार आपका ऐसे चैट हुआ है? बस मैम ये 10-20 दिन। आपको पता था ये मिलिटेंट्स हैं? यस मैम मुझे पता था ये मिलिटेंट्स से, मगर उस टाइम मेरा थोड़ा दिमागी तौर से ठीक नहीं था। दिमागी तौर से ठीक नहीं थे मतलब? थोड़ा टेंशन था इसीलिए लाइक किया, तो बस ऐसे ही मैं। तो उस मिनट जब आपने फोटोज लाइक किए या वीडियोस लाइक किए तो आपको लगा यही सही रास्ता है? या बस आप फोटोज और वीडियोस लाइक कर रहे थे? उस टाइम मेरा मतलब टेंशन नहीं था, तो मुझे लगा था यही रास्ता ठीक है। जब पुलिस ने रेस्क्यू किया तो मुझे पकड़ा, तो उस टाइम पुलिस ने मुझे मतलब ऐसे रास्ते पर आया कि बोला कि बेटा ऐसे मत करो। तो आपको क्या मैसेज आता था? उस मैसेजेस के बारे में मुझे बताइए, क्या लिखते थे वो आपसे? बस नॉर्मली बात, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है एक्चुअली, आई एम स्टूडेंट, मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ MBBS के लिए, तो बस उसी में ज़्यादा बिजी रहता था। तो कितने दिन आपको वहाँ से सलाम आता था? बस 2-2.5 दिन से।
इनमें से एक लड़के ने बताया कि फेसबुक पर लड़की के नाम से बने अकाउंट के जरिए उससे संपर्क साधा गया और आतंकी बनने के लिए ब्रेन वॉश किया गया, लेकिन सुरक्षा बलों ने समय रहते ही दहशतगर्दों की साजिश को नाकाम कर दिया। तो आपको वो गन के साथ जो वो वायलेंस को दिखाते हैं कि बड़ी अच्छी चीज़ है, वो चीज़ खींच ली अपनी तरफ, क्या वजह रही? मैम अपनी तरफ बस खींचता कोई नहीं है, बस हो जाती है इंसान से गलती कभी कभी। तो उसके बाद जब सर ने बुलाया, हमें पुलिस सर ने बुलाया, तो उन्होंने हमारी काउंसलिंग की अच्छी तरह से। वहाँ पे बोला ये गलत रास्ता है, इधर मत जाओ। एक्चुअली जो होता है इंटरनेट पे जो होता है ट्रेस हो जाती है सब कुछ, आज सब कुछ हो जाता है ट्रेस। हमारे अकाउंट से ट्रेस हो गए थे फेसबुक पे, तो वहीं पे लगा सर को कि ये गलत रास्ते पे जा रहे हैं। तो फिर उन्होंने बुलाया और काउंसलिंग की अच्छी तरह से, बोला ये गलत रास्ता है, इस पर मत जाओ, अपनी कैरियर की तरफ ध्यान दो और उसी पे कंसंट्रेट करो। तो आपके पेरेंट्स को भी बुलाया था? जी मैम, मेरे पेरेंट्स को भी बुलाया था उस दिन। तो फिर आपके पेरेंट्स ने भी आपको समझाया? उन्होंने पहले ही घर में ही समझाया था कि ये गलत रास्ता है, मत चलो इस पे। इन 8 में से सिर्फ एक लड़का ऐसा था जिसने बताया कि वो अपने भाई की वजह से आतंकवाद की तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि उसका भाई भी एक आतंकवादी था और मुठभेड़ में मारा गया था। हालांकि अब वो मुख्य धारा में आकर खुश है। तो आप मिलिटेंट्स के साथ आपकी बातचीत होने लगी थी या दोस्त आपको मिला रहा था मिलिटेंट से, क्या था? सर मेरा भाई था पहले, तो उसी की वजह से हम भी कोशिश करते। तो गुस्सा था आपके मन में भाई को लेकर? नहीं सर, गुस्सा नहीं था। तो उन लोगों ने आपसे कनेक्ट किया था, कांटेक्ट किया आपको? नहीं सर, कुछ नहीं किया। अभी आप खुश हैं? हाँ सर, खुश हैं। इस साल अब तक सिर्फ अवंतीपोरा में ही 9 लड़कों को आतंकवादी बनने से बचा लिया गया। पुलिस के मुताबिक साउथ कश्मीर में अब भी 41 नौजवान ऐसे हैं जिनका झुकाव आतंकवाद की तरफ है और उन पर पूरी नजर रखी जा रही है। और जहां तक सक्रिय आतंकवादियों का सवाल है, तो साउथ कश्मीर में 115 सक्रिय आतंकी हैं। इनमें सीमा पार से आए 24 आतंकवादी भी शामिल हैं। भटके हुए युवाओं को मुख्य धारा में वापस लाने के लिहाज से साउथ कश्मीर के डीआईजी अब्दुल जब्बार ने भी अहम भूमिका निभाई है। जो इंटेलिजेंस ज़मीनी सतह पे उभर के आता है, उसमें हमें ये भी पता चलता है कि कौन सा लड़का जो है मोटिवेटेड है, टेररिज्म की तरफ ज्वाइन करने वाला है। तो उसमें हम कोशिश करते हैं, अगर हमें इंटेलिजेंस अच्छी हो और हम उस पर थोड़ा वर्कआउट करके आइडेंटिफाई कर लें, तो हम कोशिश करते हैं कि उस नौजवान को टेररिस्ट रैंक ज्वाइन करने से बचाएं। इस प्रयास में हमें कुछ सफलताएं भी मिली हैं। जैसे मैं इस साल की ही बात करूं, तो अब तक साउथ कश्मीर में हम 41 ऐसे नौजवानों को, जिनको हम जानते हैं, जिनके बारे में हमारे पास पूरी इत्तला है कि अगर इन पे नज़र ना रखी जाए या इन पर कार्रवाई ना की जाए तो ये किसी न किसी टेररिस्ट आउटफिट को ज्वाइन कर ले, तो उनको हमने काउंसिल किया है। उसमें पुलिस की इनिशिएटिव है और उसमें जो है उनके फैमिली मेम्बर्स का भी एक तरह का इन्वॉल्वमेंट करते हैं, हम उनको शामिल रखते हैं उस प्रोसेस में। और उनको काउंसिल करने के बाद हम उसको असेस कर लेते हैं कि ये लड़का जो है, इसकी जिम्मेदारी परिवार और समाज उठा सकता है। उसके बाद फिर हम उनको वापस मेन स्ट्रीम में उनके फैमिली के द्वारा वापस भेज देते हैं। भटके हुए युवाओं को मुख्य धारा में वापस लाने के लिए पूरे कश्मीर में अभियान चल रहा है और इस वजह से भी घाटी में नया आतंकी बनने की संख्या में कमी आई है। 2021 के पहले 6 महीने में कश्मीर के 69 लड़के आतंकी संगठन में शामिल हुए। वहीं साल 2020 के पहले 6 महीने में कश्मीर के 85 युवा आतंकवाद के जाल में फंस गए और वो पूरी तरह से आतंकवादी बन गए। इन सब के बीच एक सच ये भी है कि इस साल अगर 69 नए आतंकवादी बने तो 105 आतंकी मारे भी गए। टेररिस्ट रैंक के लिए एक सप्लाई चेन बनी हुई है, उसमें आइडियोलॉजिकल पुश है, उसमें फाइनेंशियल पुश है, उसमें और बाकी तरह के भी पुश फैक्टर्स हैं जो नौजवान को टेररिस्ट रैंक की तरफ धकेलते हैं। हम उस कोशिशों को नाकाम करने के लिए काम करते हैं। और भारतीय सुरक्षा बल के जवान आतंकवाद की तरफ युवाओं को ढकेलने की साजिश को कैसे नाकाम कर रहे हैं, इसका सबूत है अवंतीपोरा के इन 5 लड़कों की घर वापसी। 3 कैटेगरीज की बात हम कर रहे हैं। एक तो वो जिन्होंने गन नहीं उठाया, स्टेट के खिलाफ कुछ नहीं किया, उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश। दूसरे वो जिन्होंने कुछ हल्के लेवल का काम किया जिसकी सिवियरिटी ना के बराबर थी।
तो जिन्होंने कुछ नहीं किया, जो सिर्फ भटक रहे हैं, पोटेंशियल रिक्रूट्स हैं, पता चल गया वक्त रहते जिनका, उन्हें तो काउंसलिंग के माध्यम से वापस लाया जाता है। जो थोड़े से जिनकी क्राइम की सिवियरिटी थोड़ी कम होती है, उन्हें जो लॉ बुक कहती है उसके हिसाब से बुक किया जाता है। और तीसरा, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, अगर आतंकी हैं और सरेंडर नहीं करेगा तो उसका एक ही इलाज है यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के पास, वो है आतंक का सफाया, आतंकी का सफाया। कैमरा पर्सन विनायक के साथ अवंतीपुरा से आदिति त्यागी, जी मीडिया के लिए। हमारी अगली खबर में जम्मू कश्मीर के युवाओं और गांवों के लिए गुड न्यूज है, और ये गुड न्यूज खुद जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता देंगे। कश्मीर 2.0 में देखिए मेरे सहयोगी अमित प्रकाश का ये खास संवाद जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव के साथ। आज हमारे साथ जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी हैं, और हमने ये तय किया था, ये इंटरव्यू हम जब श्रीनगर लैंड किए उस दिन भी ये इंटरव्यू हम कर सकते थे, लेकिन हमने सोचा सबसे पहले हम अपनी ग्राउंड रिपोर्ट्स कर लेते हैं, और उस ग्राउंड रिपोर्ट्स में जो जवाब हमें जनता के मिलेंगे और जो जनता के सवाल होंगे, जो होने के बाद जो बचा है वो क्या बचा है, उनकी शिकायतें क्या हैं, उनके कंसर्न्स क्या हैं, कहां से शुरू करना चाहेंगे? आप जहां से भी शुरू करना चाहेंगे। हमने सर कश्मीर 2.0 नाम रखा है अपनी सीरीज का, अपडेटेड वर्जन ऑफ कश्मीर। 2 साल 370 के हटाए जाने के बाद जो 2 साल में हुआ वो पिछले पता नहीं कितने वर्षों में आज तक नहीं हुआ। गांव जहां हम गए सर, उसके कंसर्न्स और खासतौर पे एलसी पे जो गांव हैं, उन गांवों में जो काम हुआ, उसमें लगता है पिछले इतने दिनों से चीजें क्यों नहीं हुई थी, और 2 साल में क्या इतना ज्यादा बदलाव आया कि वहां के लोग अब निकल के आपको बताने लगे हैं कि ये तो हो गया, इतना और चाहिए। पिछले 2 सालों में बहुत ही मूलभूत परिवर्तन आए हैं, और उसको जानना मेरे ख्याल से दर्शकों के लिए भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। पहली परिवर्तन जो आई है कि जो 3rd टियर गवर्नमेंट का होता है, यानी कि पंचायती राज सिस्टम, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। इसका मतलब कि जो सरपंच हैं, पंच हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल है और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, उनके लोग आप चुने हुए हैं, और आपको जान के अच्छा लगेगा कि जो डीडीसी को चुनाव हुए उसमें 50% ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया। फंड्स, फंक्शंस, फंक्शनरीज तीनों इन पर ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। ये जो अमाउंट है, जो धनराशि उपलब्ध कराई जाती है, तो इस साल 12,600 करोड़ उनको उपलब्ध कराया गया, जो पिछले सालों से 2.5 गुना है। आप उस वक्त भी सर्व कर रहे थे और अब आप चीफ सेक्रेटरी हैं, क्या फ़र्क है, एक मेजर फ़र्क आपको जो नज़र आता है? मैं 2 चीज़ों को बोलूँगा मुख्य रूप से। एक तो ये कि जो रूल ऑफ लॉ है वो डेफिनेटली आज के दिन में बेहतर इम्प्लीमेंट हो रहा है, उसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। एक जो अपॉइंटमेंट्स होती रही हैं यहाँ पे, अपॉइंटमेंट आज भी हो रहे हैं, पहले भी होते थे। आज जो अपॉइंटमेंट हो रहा है उसमें कोई सिफारिश नहीं है, मेरिट बेस्ड है वो। आप JNK बैंक का एक एग्जाम्पल ले लीजिए, अभी 1500 बैंकिंग एसोसिएट्स और 350 POs अपॉइंट हुए। कोई भी आदमी ये नहीं बोल सकता है कि एक भी आदमी की कोई सिफारिश चली है वहाँ पे। मुझे बताने में बहुत खुशी हो चुकी, गांव की बात कर रहे थे आप और बॉर्डर के गांव की बात कर रहे थे। इस साल जो हमारा प्लान है, उस प्लान के मोर देन 80% काम इसी साल पूरे कर दिए जाएंगे। दे विल नॉट गो इनटू नेक्स्ट ईयर, 2021 में, 2021-22 में ही कंप्लीट कर देंगे फाइनेंशियल ईयर में। तो प्लान करने का तरीका बदल गया है, अकाउंटेबिलिटी बदल गई है, पारदर्शिता बदल गई है, 100% वेरिफिकेशन है, और कोई बात छुपाई नहीं जा रही है। बॉर्डर के विलेजेस में जो आप बता रहे हैं, अब इस साल निर्देश ये दिए गए हैं कि सभी पंचायत घरों पे लिस्ट ऑफ वर्क्स डिस्प्ले किया जाए ताकि लोग उसको देख सकें। और हालांकि वेबसाइट पे अवेलेबल है, लेकिन हो सकता है कि सब लोग वेबसाइट तो नहीं देखते हैं, तो वो भी अभी हो जाएगा और डिस्प्ले किया जाएगा वहीं पर गाँव में, ताकि लोग देख सकें। ये बताने में भी बहुत अच्छा लगता है कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा कर लिया गया है। इस साल हम लोग 8000 किलोमीटर के आसपास मैकेडेमाइज करेंगे, सड़कों की व्यवस्था करेंगे, पॉट होल फ्री रोड्स की व्यवस्था हो रही है। इस साल के अंत के पहले हर एक पंचायत में एक प्ले फील्ड होगा, हर एक पंचायत में एक यूथ क्लब होगा, और यूथ के लिए चाहे वो जिसके बोथ लेडीज़ एंड जेंटलमैन, उनके लिए स्काई इज़ द लिमिट, वॉट एवर द नीड विल बी डन। इस राज्य को इन्होंने बहुत लंबे समय तक सर्व किया है। यूथ जो दूसरी तरफ मुड़ा सर, उसका कारण ये था कि कॉन्फिडेंस, फ्रस्ट्रेशन में थे
कि हमारे अंदर मेरिट है और फिर भी हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो उन्होंने कोई रास्ता दूसरा चुन लिया जो दौर गुजरा है 2 साल पहले तक। ये एक बड़ा कारण था। यूथ के लिए जो एलजी साहब की गाइडेंस में जो इस वक्त काम हो रहा है, मेरे ख्याल से ये हिस्टोरिकल है। बैक टू विलेज एक प्रोग्राम हमारा होता है और एक माई टाउन माई प्राइड भी होता है। पिछले साल हम लोगों ने ये बोला कि हर एक पंचायत में कम से कम 2 यूथ को आइडेंटिफाई करेंगे और उनको हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए धनराशि उपलब्ध कराएंगे। सरकार और जो सिस्टम यहाँ रहा है उसका अपना एक स्वार्थ था, सरकारें चलाने का स्वार्थ था, सिस्टम में बने रहने का, यहाँ पे अपनी लीडरशिप को बनाए रखने का एक स्वार्थ था। लेकिन जो मुझे समझ में आया और सर के इंटरव्यू में जो चीज़ें मुझे समझ में आई कि जब लोग निकल के पूछने लगे, जब लोग निकल के आपसे बात करने लगे, जब अपने घरों से निकल के लोग मांगने लगे कि इतना तो हो गया है, कुछ और चाहिए, वो भी पूरा कर दीजिए, ये एक शुभ संकेत हम मानते हैं। क्योंकि जब डायलॉग ना हो, जब संवादहीनता हो और एक लंबे वक्त के बाद आप संवाद से जुड़े, जनता संवाद से जुड़े सरकार के साथ, तो ये इस राज्य के भविष्य के लिए एक अच्छा संकेत है। इस खास पेशकश में इतना ही। अमित प्रकाश, नमस्कार। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.